चैप्टर 51। कियान और केविन बात ही कर रहे थे कि तभी रिचर्ड ने एक जोरदार चीख के साथ अपना दम तोड़ दिया। कियान ने ये देखने के बाद अपने एम्परर्स गार्ड्स को बोला, इसके बॉडी को मेडिकल स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दो। अपने गार्ड्स को सारा कुछ समझाने के बाद कियान ने अपने कुछ काम निपटाए। फिर वो केविन को लेकर शुभांश के मेंशन के लिए निकल गया। अब आगे कुछ घंटे के बाद इवनिंग शाम के 5 बजे शुभांश की कंपनी आइकॉनिक ऑफ द यूथ में शुभांश के पर्सनल चैम्बर पर मैक शुभांश से बोला, आई आर श्योर मिस्टर शुभांश यू रियली वांट टू डू दिस। मैक की बात सुनकर शुभांश बोला, ज्यादा मत सोचिए मिस्टर मैक, जस्ट साइन इट। मैक के सामने एक फाइल में इस समय मिस्टर लियो की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कंट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर्स थे, जिस पर पहले से ही मिस्टर लियो के सिग्नेचर थे, और दूसरे फाइल में आइकॉनिक ऑफ द यूथ का कंट्रैक्ट पेपर्स था, जिसमें ये साफ साफ मेंशन था कि इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करते ही मैक आइकॉनिक ऑफ द यूथ का 50% पार्टनर बनने के साथ साथ आइकॉनिक का नया चेहरा भी बन जाएगा, जिससे पूरी दुनिया के सामने मैक की पहचान आइकॉनिक के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। उसके बाद मैक आइकॉनिक का ब्रांड एम्बेसडर न होते हुए भी आइकॉनिक को एक तरह से रिप्रेजेंट करने वाला था। शुभांश की बात सुनकर मैक बोला, मिस्टर लियो के कंट्रैक्ट टर्मिनेशन फाइल्स पर मैं साइन कर भी दूं, फिर भी मैं आपके कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए, द रिबेल्स ग्रुप सुहानी कपूर की कंपनी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट पर है। ऐसे में मैं आपके कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने बॉस को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर शुभांश एक कनिंग स्माइल करते हुए बोला, मिस्टर मैक, क्या आप नहीं जानते आइकॉनिक का मार्केट वैल्यू और रेपुटेशन कितना ज्यादा है? ऐसे में आपको नहीं, हमें प्रॉफिट को लेकर फिक्र करने की जरूरत है। एक बार आपका नाम आइकॉनिक के साथ जुड़ते ही आपकी बॉस की कंपनी का वैल्यू भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां कोई भी आपकी बॉस की कंपनी की स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी को चैलेंज नहीं कर पाएगा। ये तो रही आपकी बॉस की फायदे की बात, और रही बात आपका, तो आइकॉनिक के साथ आपका पहचान जुड़ते ही कोई भी आपका या आपके पॉपुलैरिटी का कभी भी गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। एंड मिस्टर मैक, आई प्रॉमिस टू यू, आप ही की तरह अब हमारी कंपनी भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सेटल करने में आपका मदद करेगा, जैसा कि आप अब तक करते आ रहे हैं। आप बस उन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालिए। फिर उन स्टूडेंट्स के हायर स्टडीज कंप्लीट होने के बाद उन सब की सिक्योर्ड फ्यूचर और रिस्पेक्टफुल जॉब्स की लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी उठाने के लिए तैयार है। अगर वो लोग चाहे तो अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वो हमारे आइकॉनिक ऑफ द यूथ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर उन स्टूडेंट्स को किसी और फील्ड में भी जाना हो तो वो सब होलिस्टिक बिजनेस एक्सीलेंस के अंडर उनके फील्ड के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। यस बट श्योरली, भले ही उन सारे स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, फिर भी उन सबको उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज एंड हार्ड वर्क से उनकी जॉब को क्वालिफाई करना होगा। शुभांश की बात सुनकर मैक सोच में पड़ गया। कहाँ आज सुबह तक वो मिस्टर लियो की वजह से अपने फैंस के बारे में सोचकर परेशान था, और कहाँ अभी देखते ही देखते उसके फैंस की पूरी लाइफ ही सेटल होने को था। मैक के साइन करते ही न सिर्फ मैक के फैंस का फ्यूचर ब्राइट होता, बल्कि मैक तो सोच भी नहीं सकता था कि होलिस्टिक बिजनेस एक्सीलेंस के अंडर जॉब मिलने के बाद उसके फैंस की लिविंग स्टैंडर्ड कितना ज्यादा हाई हो जाने वाला था। बस देर थी तो मैक का उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर सिग्नेचर करने की। ये सब सोचकर मैक टाइनी को देखने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। मैक इस वक्त बिल्कुल भी आइकॉनिक ऑफ द यूथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये शुभांश की कंपनी थी। जिस इंसान को मैक यानी सुहानी अब घर के साथ साथ कंपनी में भी देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, वही मैक का एक सिग्नेचर ही उसके फैंस की पूरी लाइफ बदल सकती थी। टाइनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो मैक को ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो, बॉस आप जो भी फैसला करेंगे उसमें मैं आपके साथ हूँ। मैक और टाइनी अपने अपने सोच में ही गुम थे कि तभी शुभांश के प्राइवेट चैम्बर का डोर नॉक होने लगा। डोर नॉक की आवाज सुनकर शुभांश अपने एरोगेंट टोन में कम इन बोला तो मैक्स अंदर आकर बोला, बॉस वो मिस्टर लियो सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। मैक्स की बात सुनकर शुभांश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वो अपने मास्टर चेयर से खड़ा हुआ और चैम्बर के बाहर जाते हुए बोला, मिस्टर मैक आपके पास 15 मिनट का टाइम है। शार्प 15 मिनट्स खत्म होते ही मेरा ऑफर भी खत्म हो जाएगा, सो मेक श्योर कि उससे पहले ही आप दोनों फाइल्स पर सिग्नेचर कर दे। इतना बोलकर वो बिना पीछे मुड़े मैक्स के साथ बाहर चला गया। आइकॉनिक ऑफ द यूथ का कॉन्फ्रेंस रूम। शुभांश मैक्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गया। सुबह से शाम हो गया था, लेकिन शुभांश के ऑर्डर की वजह से मिस्टर लियो को अभी तक छोड़ा नहीं गया था। मिस्टर लियो की हालत इस वक्त इतना बिगड़ चुका था कि उसको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि यही वो आदमी था जो आज सुबह तक किसी राजा की तरह से बैठा था जैसे पूरी दुनिया उसका गुलाम हो। लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही बदसूरत दिख रहा था। बस कुछ घंटों में उसके सारे बाल झड़ चुके थे, साथ ही उसका सिर जगह जगह छोटे छोटे आलू की तरह फूल गया था, जिस वजह से उसका सिर का स्ट्रक्चर किसी समुद्र की लहर की तरह वेवी दिख रहा था। और वक्त के साथ मिस्टर लियो के सिर का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जिस वजह से उसके दिमाग में दर्द बढ़ता ही जा रहा था।
मिस्टर लियो की हालत देखकर शुभांश को आज सुबह का वक्त याद आने लगा। फ्लैशबैक। शुभांश, मैक, टाइनी, मैक्स और मिस्टर लियो एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। मिस्टर लियो मैक को देखकर बोले, मिस्टर मैक, आज हमारी कंपनी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया गया है। जबकि आप अभी कानूनी तौर पर हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, तो ये बात हमें जल्द से जल्द मीडिया में अनाउंस कर देना चाहिए। और उसके साथ हमारी कंपनी कुछ नए मॉडल की बाइक और कार को लॉन्च करने वाला है। और मैं चाहता हूं कि उन सारी बाइक्स और कार्स का लॉन्च आपके हाथ से हो। मिस्टर लियो मैक से बात कर ही रहे थे कि शुभांश के आगे की बात सुनकर उनका सांस रुकने लगा। शुभांश ने मिस्टर लियो से कहा, कहीं आप IC 445, ISB 904J और OUY 44588 सीरीज की तो बात नहीं कर रहे हैं ना? मिस्टर लियो शुभांश की बात सुनकर अपने मन में सोचने लगे, होली गॉड, मिस्टर शुभांश को हमारे न्यूली लॉन्च होने वाले बाइक और कार के सीक्रेट मॉडल नंबर के बारे में कैसे पता चल गया? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मिस्टर शुभांश को उनके ब्लूप्रिंट चोरी होने के बारे में सब कुछ पता चल गया हो? नहीं, नहीं, हाउ इज दिस पॉसिबल? नो, नो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं बचूंगा। चैप्टर 52। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मिस्टर शुभांश को उनके ब्लूप्रिंट चोरी होने के बारे में सब कुछ पता चल गया हो? नहीं, नहीं, हाउ इज दिस पॉसिबल? नो, नो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं बचूंगा। अब आगे। मिस्टर लियो को अपनी सोच में गुम देखकर शुभांश अपने हेड चेयर पर लीन होते हुए एक रिलैक्सिंग जेस्चर में बैठते हुए बोला, व्हाट हैपेंड मिस्टर लियो? डू यू वांट टू से और एक्सप्लेन समथिंग? मिस्टर लियो अपने सर की पसीना पोंछते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मुझे भला क्या ही एक्सप्लेन करना होगा। और आप जिन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं मिस्टर शुभांश। जैसे जैसे शुभांश मिस्टर लियो की बात सुन रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शुभांश के अट्रैक्टिव और गोरे लंबे उंगलियां, जो इस वक्त टेबल पर टैप कर रहे थे, अभी गुस्से की वजह से उसका मुट्ठी बन चुका था, जिस वजह से हर कोई शुभांश के उभरे हुए नसों को देख सकता था। फिर वो मैक्स को देखने लगा। शुभांश ने मैक्स को देखा तो मैक्स मिस्टर लियो से बोला, मिस्टर लियो, झूठ उतना ही बोलिए जितना आप उस झूठ से होने वाले परिणाम को भुगत सकते हैं, वरना आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपके कौन से झूठ ने आपकी जान तक ले ली। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस दिमाग को लगाकर ये झूठ बोल रहे हैं, उसी झूठ के कारण आपके दिमाग के ही चित्रे हो जाए और आप चाहकर भी कुछ ना कर पाएं। इतना बोलकर मैक्स ने मिस्टर लियो को आगे कुछ बोलने का मौका दिए बिना कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद बड़े से LED में उस पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया, जिसमें मिस्टर लियो का रिचर्ड से बात करते समय CCTV फुटेज के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी थे। साथ ही उसमें मिस्टर लियो की कंपनी के पिछले 10 साल के सारे काले चिट्ठे भी मौजूद थे। अपने खिलाफ इतने सारे सबूत को एक साथ देखकर लियो अंदर तक डर चुका था। उसने सोचा, नहीं, मुझे ऐसे घबराना नहीं चाहिए। मैं कभी भी अपने मुंह से ये सब एडमिट नहीं करूंगा। नहीं तो मुझे मिस्टर शुभांश से कोई नहीं बचा सकता। जब तक मैं अपना गुनाह न मान लूं, मैं इन सारे सबूतों को गलत साबित कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए तो मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। यही सब सोचकर मिस्टर लियो ने मैक्स से बोला, देखिए, ये सारे फालतू के सबूत हैं, ये सब फेक प्रूफ्स है। फिर वो मैक की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर मैक, आप इन सब पर ध्यान मत दीजिए और मेरे साथ चलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी ही शुरू होने वाला है। इतना बोल के वो अपने सीट से उठ गया। वही मैक और टाइनी तो अभी मिस्टर लियो के रिलेटेड इतने सारे खतरनाक सबूतों को देखकर चौंक गए थे। टाइनी तो ये सोचकर डर चुका था कि एक बार अगर मीडिया के सामने मैक का नाम मिस्टर लियो के लो ग्रेड कंपनी के साथ जुड़ जाता तो मैक का इतने सालों से बना अपनाया रेप्यूटेशन एक ही झटके में धूल में मिल चुका होता। उधर लियो आकर मैक के सामने खड़ा हो गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, लेट्स गो मिस्टर मैक, हमें जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जाना होगा ताकि मीडिया के सामने आपका नाम हमारे कंपनी के साथ जुड़ जाए। इससे पहले कि लियो मैक को लेकर एक कदम भी आगे बढ़ पाता, शुभांश ने एक गोल्डन नीडल को वहीं पर बैठे बैठे लियो के गर्दन पर पॉइंट करते हुए उसके ओर फेंक दिया। 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो निडल लियो के गर्दन पर आधा धंस चुका था, जिस वजह से लियो को अपनी गर्दन पर पहले एक अजीब सा ठंडेपन का एहसास हुआ। फिर धीरे धीरे वहां पर तेज जलन होने लगा, जिससे वो बुरी तरह से डर गया और शुभांश को डर भरी निगाहों से देखते हुए रुक रुक कर बोला, ये क्या था मिस्टर शुभांश? आपने मेरे गर्दन पर कौन सा नीडल लगाया अभी? शुभांश बोला, ओ इट्स नथिंग मच मिस्टर लियो, ये बस एक मामूली सा ड्रग था, और अगर आपको अगले 5 मिनट में इसका एंटीडोट नहीं मिला तो आपका दिमाग बिल्कुल एक बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनते ही लियो का हाथ से मैक का हाथ छूट गया। वो घबराहट के मारे शुभांश को देखते हुए बोला, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं इस तरह से इतना भयानक मौत नहीं मरना चाहता। इतना बोलकर उसने अपने सिर को ऐसे पकड़ लिया जैसे उसके पकड़ने से उसका दिमाग ब्लास्ट होने से बच जाएगा।
मैक्स लियो की ऐसी हरकत देखकर कुछ पेपर्स लेकर लियो के सामने आया और बोला, अपने सिर को पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला मिस्टर लियो, आपका सर फटने से नहीं बचेगा। अगर आपको एंटीडोट चाहिए तो आपको मिस्टर मैक के इन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर्स पर सिग्नेचर करने होंगे। मैक्स ने अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि लियो ने मैक्स से उन पेपर्स को छीन लिया और उन पेपर्स पर अपना सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही लियो ने उन पेपर्स पर सिग्नेचर किया, मैक्स ने लियो के हाथ में एंटीडोट इंजेक्ट कर दिया। उधर टाइनी ने ये सब देखकर एक राहत की सांस लिया कि चलो मिस्टर लियो ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर्स पर साइन तो कर दिया। वहीं मैक वहां पर बैठकर बस चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। जब मिस्टर लियो को थोड़ा बहुत बेहतर महसूस हुआ, वो वहां से जाने को हुए। तभी मैक्स उनको रोकते हुए बोला, भले ही एंटीडोट के कारण आपके सिर के चिथड़े नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में इस ड्रग की असर कम हो जाएगा। अभी भी टाइम है मिस्टर लियो, अच्छा होगा कि आप अपने गुनाह कबूल कर लें, वरना आपके बॉडी में मौजूद ड्रग आपको 100 मौत का दर्द भी दे सकता है। तब तक आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। इतना बोलकर वो लियो को वहीं पर मौजूद एक कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन अब लियो किसी भी कीमत पर अपने गुनाहों को एडमिट करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि एंटीडोट की वजह से उसको अब अपने बॉडी में सब कुछ नॉर्मल ही महसूस हो रहा था। उस ड्रग को अपने काम करने के लिए अभी कुछ घंटे और लगने वाले थे, जिससे लियो को लग रहा था अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। इसलिए उसने कुछ भी ना बोलने का फैसला किया और चुप ही बैठा रहा। शुभांश ने एक नज़र मिस्टर लियो को देखा, फिर वहां से निकलकर अपने केबिन में चला गया। उसके जाने के बाद मैक्स टाइनी और मैक्स से बोला, जब तक बॉस का नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप दोनों कैंटीन में जाकर कुछ खा लीजिए, फिर आप दोनों चाहो तो उसके बाद आइकॉनिक का टूर भी ले सकते हो। मैक्स की बात सुनकर टाइनी एक्साइटेड हो गया और मैक को अपनी पपी आई से ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो, चलिए ना बॉस, चलकर कुछ खा कर आते हैं, साथ में इतने बड़े सुपरकार कंपनी का टूर भी कराएंगे। मैक ने टाइनी को देखकर ना में सर हिलाया और कैंटीन में कुछ खाने के लिए जाने लगा। ये देखते ही टाइनी खुश हो गया और उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरी तरफ मैक्स मिस्टर लियो को वहीं पर कुछ गार्ड्स के निगरानी में छोड़कर शुभांश के परमिशन लेने के बाद उसके केबिन के अंदर आते हुए बोला, बॉस अब आगे क्या करना है। शुभांश बोला, मिस्टर मैक और उसका द रिबेल्स ग्रुप मेरी वाइफी की कंपनी के अंडर ही कंट्रैक्ट पर है, एम आई राइट। मैक्स बोला, यस बॉस, लेकिन सोर्सेस से पता चला है लेडी बॉस की कंपनी की कुछ राइवल कंपनीज हैं जो लेडी बॉस की कंपनी को टारगेट करने की प्लानिंग कर रही हैं। बॉस, क्या ऐसे में हमें लेडी बॉस की कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। मैक्स की बात सुनकर शुभांश कुछ सोचते हुए 2 मिनट के बाद बोला, जाओ जाकर मिस्टर लियो की कंपनी के साथ कंट्रैक्ट टर्मिनेशन फाइल लाने के साथ आइकॉनिक की 50% पार्टनरशिप की पेपर्स भी रेडी करवा कर लाओ। शुभांश की बात सुनकर मैक्स एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। आइकॉनिक का 50% पार्टनरशिप की बात कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं थी। ये बात तो पूरी सुपरकार्स की दुनिया में खलबली मचाने के लिए काफी थी। मैक्स ने अपने आप को संभाला और फाइल तैयार करवाने चला गया। उसके जाने के बाद शुभांश अपनी आंखों को बंद कर अपनी चेयर के हेडरेस्ट पर सिर टिकाते हुए खुद से बोला, मुझे तुम्हारे लिए ये करना ही था बीवी। मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हारी हेल्प डायरेक्ट करना भी चाहूँ तो तुम वो मुझे करने तो बिल्कुल नहीं दोगी। इसलिए अब मुझे तुम्हारी प्रोफेशनली मदद करने के लिए मेरे कंपनी के साथ मैक को जोड़ना जरूरी है। सुहानी के बारे में सोचकर ही इस वक्त शुभांश के होंठों पर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट था। उसके बाद शुभांश कुछ घंटों के लिए अपने मीटिंग्स में बिजी हो गया। इस दौरान मैक और टाइनी शुभांश की सुपर कार कंपनी आइकॉनिक को एक्सप्लोर करने में व्यस्त थे। जब शुभांश अपने सारे मीटिंग से फ्री हुआ, मैक्स 2 फाइल्स लेकर शुभांश के केबिन में आया। उन फाइलों को चेक करने के बाद शुभांश मैक्स से बोला, जाओ जाकर मिस्टर मैक और उसके असिस्टेंट को मेरे चैम्बर में भेजो। शुभांश की बात सुनकर मैक्स वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद शुभांश के ऑर्डर के मुताबिक मैक और टाइनी शुभांश के केबिन में पहुंचकर बात करने लगे। उसके बाद शुभांश मैक को 15 मिनट का समय देकर मिस्टर लियो के पास चला गया और अभी वो मिस्टर लियो को देखकर आज सुबह की बात याद कर रहा था। फ्लैशबैक एंड चैप्टर 53। शुभांश की बात सुनकर मैक्स वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद शुभांश के ऑर्डर के मुताबिक मैक और टाइनी शुभांश के केबिन में पहुंचकर बात करने लगे। उसके बाद शुभांश मैक को 15 मिनट का समय देकर मिस्टर लियो के पास चला गया और अभी वो मिस्टर लियो को देखकर आज सुबह की बात याद कर रहा था। फ्लैशबैक एंड अब आगे। शुभांश लियो को देखते हुए बोला, उम्मीद है आपने अभी तक सोच लिया होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। हालांकि मुझे पहले से सब कुछ पता है, फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सो जस्ट स्पीक अप। ये बोलते हुए शुभांश का टोन बहुत ज्यादा हाश हो गया था। उसके कुछ गार्ड्स एक प्रॉपर जेस्चर में अपने रोब और रुतबे के साथ मिस्टर लियो के दोनों तरफ खड़े थे। शुभांश अपने लंबे कदमों के साथ मिस्टर लियो के सामने आया और अपनी हेड चेयर पर बैठने के बाद मिस्टर लियो को घूरने लगा। लियो के लिए इस वक्त अपने सर के दर्द को सहन करना धीरे धीरे नामुमकिन सा होता जा रहा था। उसने जैसे तैसे अपने दर्द को सहते हुए कहा, मैं सब कुछ बताता हूँ मिस्टर शुभांश, प्लीज आप मुझे बख्श दीजिए, मैं बताता हूँ सब कुछ।
लियो की बात सुनकर शुभांश उसे घूरते हुए अपनी बात आगे जारी रखने को कहा। लियो शुभांश को देखकर बताना शुरू किया। जब मैंने अपना बिजनेस लंदन में शुरू किया तब पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आते गए वैसे वैसे मेरा कंपनी लॉस डाउनवर्ड ट्रेंड में जाने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे इंजीनियर्स अदर कंपनीज के न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज को बीट नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपने कुछ लोगों को उन कंपनियों में जासूस बनाकर जॉब पर लगा दिया जिन कंपनीज की वजह से मुझे नुकसान हो रहा था। उसके बाद जब भी वो कंपनियां कुछ नई तकनीक या कार डिजाइन के ब्लूप्रिंट तैयार करती, उनको मेरे लोग डुप्लीकेट ब्लूप्रिंट के साथ एक्सचेंज कर देते, जिस वजह से उनके मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आने लगे। वो न्यू कार्स मैन्युफैक्चर होने के बाद वैसे तो बिल्कुल नहीं बन पाते जैसा उन ओरिजिनल ब्लूप्रिंट में बनाया गया था। इस वजह से उन सारे कंपनियों का नुकसान होने लगा और उनके ब्लूप्रिंट से मेरा कंपनी लंदन में टॉप पर पहुंच गया। लेकिन एक दिन मेरे चोरी के बारे में उन कंपनीज में से एक कंपनी के ब्लूप्रिंट डिजाइन डिपार्टमेंट को पता चल गया, जिस वजह से मुझे उन सबको एक सोची समझी जाल में फंसाकर मारना पड़ा। लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे उन कंपनीज को मेरे जासूसों के बारे में पता चल गया और मेरे सारे लोग मारे गए। इन सब में बस एक बात अच्छी हुई कि उन लोगों को ये पता नहीं चला कि उन जासूसों के पीछे किसका हाथ है, और उन सबको मेरे असलियत के बारे में पता ना चले, इसलिए मुझे कुछ दिन अपना ये ब्लूप्रिंट चुराने का काम बंद करना पड़ा। लेकिन इस वजह से दिन ब दिन मेरी कंपनी घाटे में जाने लगा। मैक्स मिस्टर लियो के बात को बीच में टोकते हुए पूछता है, अदर कंपनीज में तुम्हारा जासूस भेजना समझ में भी आता है, लेकिन तुम भी ये अच्छे से जानते हो कि आइकॉनिक ऑफ द यूथ किसके अंडर आता है। फिर भी तुमने रिचर्ड को यहाँ भेजने की और हमारे ब्लूप्रिंट चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या तुमने तब इसके नतीजों के बारे में नहीं सोचा था? लियो बोला, हाँ सोचा था, इसलिए मैंने काफी वक्त तक अपने जासूसों को आइकॉनिक में भेजने की हिम्मत नहीं की। बट मैक्स ने पूछा, बट व्हाट मिस्टर लियो? लियो बोला, लेकिन जब मैंने एक बिजनेस समिट में आइकॉनिक के एक स्टाफ को उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट फ्लाइंग सुपरकार के बारे में डिस्कस करते हुए सुना, तब मैंने सोच लिया था कि इस फ्लाइंग कार को अब सबसे पहले हमारी कंपनी ही लॉन्च करेगा। उसके बाद मैंने आइकॉनिक के बारे में पता किया तो मुझे पता चला मिस्टर शुभांश कुछ सालों से एक बार भी कंपनी विजिट के लिए नहीं आए। ये जानकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मुझे लगा अगर मैं उनका ब्लूप्रिंट चुरा भी लूं तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा, और इतने बड़े प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट हाथ लगने के बाद अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो मेरे कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी सुपरकार कंपनी बनने से भी कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जो पॉपुलैरिटी के मामले में सबसे ऊपर हो और साथ ही लोगों के दिल में उसका इमेज भी अच्छा हो। फिर मुझे एक दिन मैक के बारे में पता चला कि उसके फैन उसके लिए किस हद तक पागल है और उसका कितना रिस्पेक्ट करते हैं। मैक जिस भी कंपनी की बाइक अपने रेस या अपने पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करता, उस कंपनी की शेयर वैल्यू आसमान छूने लगता था। मुझे लगा अगर मैक हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है तो मेरे कंपनी में मैन्युफैक्चर होने वाले सारे गाड़ियां भी पलक झपकते ही पॉपुलर हो जाएगी, फिर चाहे उनमें कितने भी सेफ्टी रिलेटेड इशू क्यों ना हो। मैंने तभी ही मिस्टर मैक को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए सोच लिया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार उस मैक ने मुझे मिलने से मना कर दिया, और मैं चाहकर भी मैक को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो रुतबे और पावर दोनों में ही मुझसे कई ज्यादा आगे था। जब मैंने रिचर्ड को अपना जासूस बनाकर आइकॉनिक में भेजा, तब मुझे पता चला फ्लाइंग कार प्रोजेक्ट के साथ साथ और भी कई प्रोजेक्ट में आइकॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग टीम काम कर रहा है। उसमें से हर एक प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मेरे 10 साल के प्रॉफिट से भी कई ज्यादा था। इसलिए मैंने रिचर्ड के थ्रू उन सारे प्रोजेक्ट्स के फाइल से कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स डॉक्यूमेंट गायब करवा दिए, जिसमें उन सब प्रोजेक्ट्स के ब्लूप्रिंट भी शामिल थे। लेकिन उन प्रोजेक्ट का सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने के बावजूद भी उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरे कंपनी को मैक की जरूरत थी, क्योंकि सुपरकार मार्केट में कई पावरफुल कंपनीज को मेरा ब्लूप्रिंट चोरी करने वाली बात की भनक लग चुकी थी, जिस वजह से मैं समझ चुका था अगर मुझे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को बिना किसी प्रॉब्लम के सक्सेसफुल बनाना है तो मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हों, और इसके लिए मैक से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। पर मैक था कि बार बार मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन तब मुझे रिचर्ड से पता चला कि आप कितना पावरफुल हो, आप अगर चाहें तो किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो। तब मैंने ही आपके प्रोजेक्ट में रिचर्ड की मदद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपको ऑफर दिया कि मैं आपको आपके प्रोजेक्ट्स के प्रॉब्लम्स निपटाने में मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले आपको मेरी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मैक को कन्विंस करना होगा। चैप्टर 54। तब मैंने ही आपके प्रोजेक्ट में रिचर्ड की मदद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपको ऑफर दिया कि मैं आपको आपके प्रोजेक्ट्स के प्रॉब्लम्स निपटाने में मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले आपको मेरी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मैक को कन्विंस करना होगा। अब आगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आपने मेरे मदद के बदले मैक से उन कंट्रैक्ट पेपर्स पर सिग्नेचर ले ही लिया। लियो की बात सुनकर शुभांश अपने खतरनाक औरे वाले आवाज के साथ बोला, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर लियो? आप इतना कुछ करेंगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? मुझे तो लंदन आने से पहले ही आपके बारे में काफी कुछ पता लग गया था।
लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखना चाहता था कि आप मेरे कंपनी के साथ और क्या क्या करने की हिम्मत रखते हैं। जब मैंने देखा मेरे कंपनी विजिट ना करने की वजह से कुछ चीटियां अपने हद पार कर रहे हैं, ऐसे में मुझे आना तो था ही। लेकिन मैक से मिलने के बाद मुझे पता चला आप तो उसे भी अपने साथ कीचड़ में खींचना चाहते हैं। शुभांश की बात सुनकर लियो बोला, आप इतने आसानी से मैक को बदनाम होने से नहीं रोक सकते। मीडिया के सामने न सही, लेकिन कानूनी तौर पर मैक मेरे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। ऐसे में अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका असर मिस्टर मैक पर भी पड़ेगा। इसलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझे छोड़ दे। इतने खराब हालत में भी लियो को मैक के नाम से ब्लैकमेल करते हुए देखकर शुभांश का गुस्सा पाउटिंग धीरे धीरे अब हद पार करने लगा था। शुभांश गुस्से में बोला, आपने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया मिस्टर लियो। अगर आपको लगा मैं ऐसे ही मैक से उन पेपर्स पर साइन करवा लूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स एक स्पेशल पेपर का इस्तेमाल करके तैयार करवाया था। उन पेपर्स पर जो कुछ भी लिखा गया था कुछ घंटों के बाद अपने आप ही उन स्पेशल पेपर्स की वजह से डिसअपियर हो जाने वाला था। तो फिर कैसा कॉन्ट्रैक्ट और कैसा एम्बेसडर? मैक तो कभी असल में आपकी कंपनी का एम्बेसडर बना ही नहीं। इसलिए अगर मैं आपकी जान भी ले लूं तो इस वजह से मैक को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। शुभांश की बात सुनकर अब मिस्टर लियो के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा था कि वो मैक का हवाला देकर शुभांश के चंगुल से आजाद हो जाएगा, लेकिन शुभांश की बात सुनने के बाद उसको बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा था। लियो के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर शुभांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, खैर मुझे आपसे जितना जानना था वो मैं जान चुका हूँ। डॉट 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 सो गुड बाय मिस्टर लियो। डॉट 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 बट डोंट रेस्ट इन पीस स्मर्क। इतना बोलकर शुभांश हवा की स्पीड से अपने हेड चेयर से उठा और पलक झपकते ही लियो के सामने खड़ा हो गया। देखते ही देखते मिस्टर लियो की गर्दन एक तरफ लुढ़क चुका था। उसके सांसें बंद हो गए थे। शुभांश ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि कोई नहीं देख पाया उसने कौन से मूव से लियो की जान छीन ली थी। लियो के मरते ही शुभांश के पर्सनल गार्ड्स लियो की लाश को वहां से ले गए। कुछ मिनटों में कॉन्फ्रेंस रूम पूरा साफ हो चुका था। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पहले वहां क्या हुआ था। मैक्स शुभांश से बोला, बॉस अगर मैं कभी मिस्टर लियो की कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना ही नहीं तो उन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर्स का क्या मतलब था? आपने मैक को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर्स की फाइल पर साइन क्यों करने को कहा, जबकि मैक के साथ मिस्टर लियो का कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? शुभांश उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हें किसने बोला वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर्स है, उसमें कुछ और भी है। मैक्स बोला, बॉस जब मिस्टर मैक को पता चलेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फाइल के जगह उसे कौन से पेपर्स पर साइन करने देकर आए हैं तो क्या मैक उन पर साइन करेगा? अब तक तो उन्होंने वो फाइल पढ़ लिया होगा जिसे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर्स समझ रहे हैं। ये सुनकर शुभांश बस एक शब्द में जवाब दिया, इंक अब्सॉर्बेंट पेपर। इंक अब्सॉर्बेंट पेपर का नाम सुनकर मैक्स वहीं जम गया। वो सोचने लगा, अरे नहीं, क्या बॉस द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले उन स्पेशल पेपर्स की बात कर रहे हैं? लेकिन उन पेपर्स पर तो कुछ भी लिखा हुआ एक टाइम लिमिट के बाद अब्सॉर्ब हो जाता है, सिवाय दो खास तरह के इंक के। जिस इंक का इस्तेमाल करके शुभांश ने मैक के ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फाइल में हिडन तरीके से कुछ कंडीशंस लिखा था, उस इंक का खासियत यह है कि उस इंक को इस्तेमाल करके जो कुछ भी लिखा जाता वो कुछ घंटे बाद ही नॉर्मलाइज के साथ देखा जा सकता है। लेकिन इस इंक की एक और खासियत ये थी कि अब्सॉर्बेंट वाले पेपर्स पर इस्तेमाल होने के बाद भी ये अब्सॉर्ब नहीं होता था। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। मैक्स ने सोचा, इसका मतलब कुछ वक्त बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब गायब होने के साथ साथ उन डॉक्यूमेंट्स में बदल जाएगा जो स्पेशल इंक से बॉस ने उन पेपर्स पर लिखा है। मैक्स को अपनी सोच में गुम देखकर शुभांश उसको समझाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेपर्स पर उससे रिलेटेड चीजें ही लिखा हुआ है जिन पर मिस्टर लियो का सिग्नेचर भी मौजूद है। लेकिन उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उन सबको अब्सॉर्बेंट पेपर पर अब्सॉर्ब होने के लिए कुछ घंटे लगने वाले हैं। इसलिए मैक के पास अभी जो पेपर्स मौजूद हैं वो मैक के लिए कंट्रैक्ट टर्मिनेशन के पेपर्स ही हैं। लेकिन जब अब्सॉर्बेंट पेपर अपना काम शुरू करेगा तब उसमें कंट्रैक्ट टर्मिनेशन के रिलेटेड जो कुछ भी लिखा गया है उसके साथ साथ मिस्टर लियो की सिग्नेचर भी गायब हो जाएगा। बचेगा तो सिर्फ मैक का सिग्नेचर, क्योंकि मैं जो पेन मैक को साइन करने देकर आया हूँ वो उस स्पेशल इंक से बना है जो इमीडिएटली नॉर्मल आइज के साथ देखा तो जा सकता है, पर उस इंक को अब्सॉर्बेंट पेपर अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ये सब सुनकर मैक्स अपने क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया और पूछा, लेकिन बॉस आपने उन पेपर्स पर ऐसा भी क्या लिखा है जो आपको इनडायरेक्टली उन पेपर्स पर मैक का सिग्नेचर लेना पड़ा? मैक्स की बात सुनकर शुभांश उसको घूरने लगा। ये देखकर मैक्स शुभांश को ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो, प्लीज बताना यार इतना क्या भाव खा रहा है। ये देखकर शुभांश ने उससे कुछ नहीं बोला और उसको घूरते हुए अपने प्राइवेट चैम्बर में चला गया। लेकिन शुभांश मैक्स को बताता भी तो क्या? उसने जो कुछ भी उस हिडन इंक का इस्तेमाल करके उन पेपर्स पर लिखा था वो मैक्स को बताने लायक नहीं था। वो बेचारा तो अपने जलन के चलते वो सब कुछ लिख भी दिया और मैक को साइन करने दे भी दिया। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल।
डियर रीडर्स, आप सबको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज के चैप्टर में एक तरह से 3 यूनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया है। 1. इंक अब्सॉर्बेंट पेपर डॉक्यूमेंट। 2. स्पेशल हिडन इंक जो कुछ घंटों बाद विजिबल होती है और उसकी इंक को अब्सॉर्बेंट पेपर भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। 3. सेकेंड स्पेशल इंक जो इमीडिएटली दिखाई तो देती है पर इस इंक को भी अब्सॉर्बेंट पेपर अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। चैप्टर 55। लेकिन शुभांश मैक्स को बताता भी तो क्या? उसने जो कुछ भी उस हिडन इंक का इस्तेमाल करके उन पेपर्स पर लिखा था वो मैक्स को बताने लायक नहीं था। वो बेचारा तो अपने जलन के चलते वो सब कुछ लिख भी दिया और मैक को साइन करने दे भी दिया। अब आगे वही शुभांश अपने प्राइवेट कमरे में जाते जाते ये सोच रहा था कि उन पेपर्स में उसने कौन कौन से कंडीशंस रखे थे। उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशंस थे। पहला ये कि मैक कभी भी सुहानी कपूर यानी अपने बॉस के करीब नहीं जाएगा, ना ही वो सुहानी के लिए अपने दिल में प्यार वाली फीलिंग्स लाएगा। साथ ही उसको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके चलते सुहानी की दिल में मैक के लिए किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर बने। कुल मिलाकर उसमें ये लिखा गया था कि मैक सुहानी के आसपास भी ना भटके और ना ही वो सुहानी की प्यार में पड़ सकता है। मैक को बस किसी भी हालत में सुहानी से हमेशा एक उचित दूरी बनाए रखना होगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मैक ने इनमें से किसी भी रूल को तोड़ा तो शुभांश के पास पूरा राइट्स होगा कि वो मैक के साथ कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसको सजा के तौर पर उसके बाइक रेसिंग करियर को भी हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ सकता है। बस यही 2 अजीब सी शर्तें ही लिखा हुआ था उन पेपर्स पर। जब शुभांश मैक से पहली बार मिला था वो भी काफी हद तक मैक से अट्रैक्ट हो गया था, जबकि वो आज तक उसकी लिटिल रैबिट के अलावा किसी और से अट्रैक्ट नहीं हुआ। अट्रैक्ट होना तो दूर, उसके दिल में तो सिर्फ अपनी रैबिट के लिए ही बेपनाह प्यार और केयर वाली फीलिंग्स थी। लेकिन मैक से मिलने के बाद उसका दिल उससे ही बगावत करने लगा था। मैक को देखकर शुभांश अपने आप को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि होली गॉड, इस मैक को इतना ज्यादा हॉट होने को किसने कहा था। भले ही शुभांश को नहीं पता था कि मैक ही उसकी लिटिल रैबिट है, लेकिन इसके बावजूद मैक के करीबी ने उसका दिल धड़का दिया था। और यही वजह थी कि शुभांश को इनसिक्योरिटीज महसूस होने लगा था। जब से उसको पता चला था कि मैक सुहानी की कंपनी में ही उसके अंडर कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो वो ये सोचने से अपने आप को नहीं रोक पाया कि जब वो एक लड़का होकर खुद को मैक से अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाया, तब उसकी छोटी सी रैबिट तो एक लड़की थी। ऐसे में वो मैक को उसकी रैबिट के आसपास भी नहीं भटकने देना चाहता था। यही वजह थी कि शुभांश ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर चुपके से मैक का साइन चाहता था। चुपके से इसलिए क्योंकि वो इस बारे में मैक को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तब तक तो नहीं जब तक उसका मैक को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना जरूरी ना हो। शुभांश यही सब सोचते हुए कब अपने प्राइवेट चैम्बर में पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला। शुभांश जब वहां पहुंचा, मैक उसको देखते हुए बोला, मिस्टर शुभांश, मैंने दोनों ही फाइल्स पर सिग्नेचर कर दिया है। अब मुझे जाना चाहिए और आप चिंता मत करिए। जब भी आइकॉनिक को मेरी जरूरत होगी मैं प्रेजेंट रहूंगा। अब हमें चलना चाहिए। चलो टाइनी चलते हैं। इतना बोलकर मैक अपने सीट से खड़ा हुआ। तब तक शुभांश उसके पास पहुंच गया। शुभांश ने देखा तो मैक ने उसी पेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो पेन वो मैक को साइन करने देकर गया था। ये देखकर शुभांश रिलैक्स हो गया और मैक को पूछा, कहाँ जा रहे हो अभी? मैक ये सुनकर चौंक गया और बोला, मिस्टर शुभांश, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपका कोई दोस्त हूँ। शुभांश बोला, दोस्त, हम दोस्त ना सही पर अब हम बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। तो अब से मैं तुम्हें मिस्टर मैक नहीं सिर्फ लिटिल बग कहकर बुलाऊंगा। तुम्हें आप नहीं सिर्फ तुम बुलाऊंगा, समझे? मैक कुछ बोलता इससे पहले शुभांश फिर से बोल पड़ा, कहाँ जा रहे थे? मैंने पूछा ना अभी। ये सुनकर मैक का मुंह बन गया और वो बोला, घर। ये सुनते ही शुभांश बोला, कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ मेरे मेंशन चल रहे हो। ये सुनकर मैक और टाइनी दोनों ही शॉक्ड हो चुके थे। मैक अपने मैनली वॉइस में चिल्लाते हुए बोला, क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर शुभांश? मिस्टर शुभांश नहीं, ये बहुत फॉर्मल साउंड कर रहा है। मुझे कुछ और बुलाओ। शुभांश की बात सुनकर मैक के गेटअप में सुहानी मन ही मन बोली, इस मॉन्स्टर को क्या हो गया है? क्या ये एक लड़के से फ्लर्ट कर रहा है? मॉन्स्टर, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहुत शौक है ना लड़कों से फ्लर्ट करने का। मैं तुम्हें बताती हूँ असल में फ्लर्ट करना किसे कहते हैं। इतना सोचकर मैक टाइनी को देखने लगा। टाइनी भी मैक के नजरों को समझकर शुभांश के प्राइवेट चैम्बर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद इस वक्त शुभांश के चैम्बर में सिर्फ मैक और शुभांश ही थे। मैक अपने हरी आंखों से शुभांश को इंटेंस नजरों से देखने लगा। मैक के आंखों में अभी ऐसे भाव दिखाई दे रहे थे जिससे वो कई लड़कियों की धड़कन तक रोक सकता था। मैक धीरे धीरे शुभांश के करीब बढ़ने लगा। मैक के दोनों हाथ अभी बहुत एलिगेंटली उसके जीन्स पॉकेट के अंदर था। उसके सिल्क ग्रे हेयर जो उसके माथे तक आते थे, हवा की वजह से वो धीरे धीरे मैक के माथे के साथ खेल रहे थे। मैक का लुक इस वक्त कतई जहर लग रहा था। जैसे जैसे मैक शुभांश के करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे शुभांश को मैक के मैन परफ्यूम का मदहोश कर देने वाला खुशबू आती जा रही थी। मैक को इस तरह से खुद को देखता हुआ देखकर शुभांश को अजीब सा महसूस हुआ।
फिर भी उसने अपने फीलिंग्स को दरकिनार किया और मैक को अपने कोल्ड नजरों से घूरने लगा। शुभांश के कोल्ड नजरों को देखकर मैक वहीं रुक गया और हकलाते हुए बोला, वो मैं अपनी बाइक से आपके मेंशन पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। मैक को इस तरह से जाते हुए देखकर शुभांश के होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए। शुभांश बोला, ओह लिटिल बग, मुझसे फ्लर्ट करना था, हाँ, बट सो सैड, यू आर नॉट दैट स्किलफुल फॉर सेड्यूसिंग मी। इस पूरी दुनिया में मुझे सेड्यूस कर पाने की एबिलिटी सिर्फ मेरी रैबिट के पास है। ट्रिक अच्छा था लिटिल बग, बट लॉर्ड पर असर कर सके उतना असरदार भी नहीं था। उधर मैक अब तक पार्किंग में पहुंच गया था, जहां टाइनी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने मैक के लिए उसकी बाइक भी वहीं मंगवा लिया था। मैक को देखकर टाइनी बोला, बॉस आप इतने जल्दी आ गए। मैक मन में बोला, मैंने सोचा तो था कि उस मॉन्स्टर को सबक सिखाऊंगा, लेकिन वो मॉन्स्टर मुझे अपने कोल्ड नजरों से ऐसे घूरने लगा कि मुझे वहां से वापस आना ही सही लगा। टाइनी की आवाज सुनकर मैक अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, शट अप, अगर मेरे साथ जाना है तो चुपचाप मेरे पीछे बाइक पर बैठो। टाइनी बोला, यस बॉस, जाना है ना, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। जहां बॉस वहीं उनका असिस्टेंट। मैक अब तक टाइनी से बात करते हुए बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। ये देखकर टाइनी जैसे ही मैक के पीछे बैठने को हुआ, उसे महसूस हुआ एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे को पकड़ रखा था। उस शख्स ने टाइनी को एक साइड किया, फिर खुद टाइनी की जगह मैक के पीछे बैठ गया। जैसे ही वो शख्स मैक के पीछे बैठा, मैक को लगा वो टाइनी है। ये सोचकर मैक ने एक हेलमेट पीछे बढ़ा दिया। उस शख्स ने भी मैक से उस हेलमेट को लेकर पहन लिया। वही टाइनी अपने आंखें फाड़े उस आदमी को देखे जा रहा था, जो उसने कभी अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं किया था। वो आज अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। मल्टी टॉप कंपनीज का मालिक आज उसके सामने एक स्पोर्ट सुपरबाइक पर बैठा था। लेकिन वो शख्स जिस तरह से बैठा था, लंबी हाइट के कारण उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके हाइट के सामने वो बाइक बिल्कुल एक किड्स बाइक की तरह लग रहा था। उस बाइक को मैक के हाइट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया था।